गुड मॉर्निंग। देखो, अपना पहला टॉपिक है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन की हम मैथमेटिकल डेफिनेशन सीखेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो था इनपुट एंड आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग वो डेफिनेशन थी। अब हम डेफिनेशन सीखेंगे उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ए कॉमा बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स है। अ रूल एफ इज सच दैट F connects every element in A to a unique element in B, then F is called a function from A to B and is written as F A to B और A to B और ऊपर ऐसे F लिखते हैं, ऐसे भी मतलब लिखते हैं। ऐसा कहीं आपको दिखे तो समझना ये फंक्शन है। इसका यूज बहुत कम होता है, इसका यूज मैक्सिमम होता है। ठीक है, और रीड एज F मैप्स A to B और कई लोग ऐसे बोलते हैं F फ्रॉम A to B। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। ये डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सेट ए है और यहाँ पे एक सेट बी है। ये मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है और उनके ऊपर मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ है एफ। अब मेरा यहाँ पे एलिमेंट्स है सपोज ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स है सपोज एक्स वाई जेड। ओके, तो देखिए क्या होता है। सपोज फंक्शन इसको कब कहते हैं, तो इसकी दो कंडीशन है और ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि नो एलिमेंट ऑफ ए बी रिमेन अनएसोसिएट, मतलब कि वो एसोसिएट किए बिना रह जाना चाहिए नहीं। समझो, मेरा ए में से सपोज वाई पे मतलब एसोसिएशन हुआ, बी में से सपोज एक्स पे एसोसिएशन हुआ और मेरा सी रह गया। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट एसोसिएशन के बगैर रह जाना चाहिए नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, तो हाँ, एसोसिएशन मतलब जैसे हम लिखते हैं ना कि भाई एफ ए इक्वल टू वाई, मतलब एसोसिएशन मतलब अगर ए मेरा इनपुट है तो वाई मेरा आउटपुट है। आप अपना ऑडियो बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इनपुट एंड आउटपुट है। एसोसिएशन का मतलब ये है कि मुझे आउटपुट मिले तो वो मेरा एसोसिएशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ए का एसोसिएशन किसके साथ हुआ, वाई के साथ। मतलब ए अगर इनपुट है तो मुझे वाई आउटपुट मिला। और वाई को हम मतलब मैथमेटिकली वाई को हम इमेज भी कह सकते हैं कि अगर मुझे इमेज मिलती है तो वो मेरा एसोसिएशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है ओनली ए पे, मतलब ये ए पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ए का कोई भी एलिमेंट रह जाना चाहिए नहीं एसोसिएशन के बगैर। एसोसिएशन मतलब उसका इमेज मिलना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड कंडीशन कि एनी एलिमेंट ऑफ ए doesn't has more than one image। मतलब ये समझो कि चलो सी का भी मुझे एसोसिएशन मिला, सपोज सी का भी वाई पे ही गया तो ये फंक्शन हो गया मेरा। यहाँ पे बी पे ये बी कैपिटल बी है, मेरा कोडोमेन है, तो ये मेरे बी में कैपिटल बी में ए का एसोसिएशन वाई के साथ है और सी का भी एसोसिएशन वाई के साथ है, तो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है ए पे। यहाँ पे क्या हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल बी में मुझे ए पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कैपिटल ए पे, कि मेरा ए में से कैपिटल ए में से कोई भी एलिमेंट रह जाना चाहिए नहीं। पहला ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कोई भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं आनी चाहिए। समझो मेरी सी की इमेज वाई पे है, ठीक है, या बी की, देखो बी की एक्स पे है और बी की सपोज जेड पे भी है, मतलब बी की दो इमेज है, एक्स भी है और जेड भी है, तो भी वो फंक्शन नहीं है। ये समझना, मतलब वो फंक्शन कब नहीं है, तो दो ही कंडीशन में नहीं है। कौन सी दो कंडीशन, कैपिटल ए में से कोई भी एलिमेंट एसोसिएशन के बगैर रह जाना चाहिए नहीं, इमेज मिलनी चाहिए सबकी। और दूसरी कंडीशन,
किसी की भी 2 इमेज नहीं आनी चाहिए, या 3 इमेज नहीं आनी चाहिए, या 4, एक से ज्यादा इमेज नहीं आनी चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं? कैपिटल ए की। दोनों कंडीशन कैपिटल ए पे कॉन्सेंट्रेट करके बनानी है, बी को कुछ नहीं देखना है। समझो ए वाई पे एसोसिएट हुआ, बी भी वाई पे एसोसिएट हुआ, सी भी वाई पे हुआ, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहां पे कोई रह नहीं जाना चाहिए, और यहां पे किसी की भी 2 इमेज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर, एवरी एलिमेंट इन ए टू अ यूनिक एलिमेंट इन बी। बी के साथ वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, बी का 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, और एवरी एलिमेंट एसोसिएट तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व दैट एन एलिमेंट ए इन ए शुड नॉट बी मैप टू 2 or more elements in B. Also A, B are called as domain of F and codomain of F respectively. ये कैपिटल A जो है, ये जो मैंने A लिखा है, वो डोमेन होता है ऑलवेज, उसको डोमेन कहते हैं, और B को कहते हैं कोडोमेन। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। वी यूज द टर्म्स फंक्शन, मैप, मैपिंग, कॉरस्पॉन्डेंस एज इंटरचेंजेबल। हम फंक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसको F A to B को लिखते हैं हम जब, तो ये F A to B में F को फंक्शन भी कह सकते हो, मैप भी कह सकते हो, मैपिंग भी कह सकते हो, कॉरस्पॉन्डेंस भी कह सकते हो। ये 4 वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज होता है फंक्शन, मैप भी यूज होता है। F maps A belongs to A to B belongs to B is written as F A equal to B। इसको समझना, देखो मेरे पास सपोज कैपिटल A में 2 मेंबर है X एंड Y, और कैपिटल B में 2 मेंबर है 1 एंड 2, ठीक है। और मेरा X 2 के साथ एसोसिएट हुआ, Y भी 2 के साथ हुआ, तो ये फंक्शन तो मेरा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? Fx इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? Fy इक्वल टू 2। लेकिन जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं Fa इक्वल टू बी। Fa इक्वल टू बी मतलब क्या हो गया? यहाँ पे x जो है, ये मेरा x, वो a की वैल्यू है, a इक्वल टू x है, b इक्वल टू 2 है। अब यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे a इक्वल टू y है, b इक्वल टू 2 है, मतलब Fa इक्वल टू b मतलब जनरल हो गया। a एंड b की वैल्यू चेंज हो सकती है, x भी हो सकता है a की जगह पे, z भी हो सकता है a की जगह पे, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड ऑन एग्जाम्पल, ठीक है। a एंड b की वैल्यू क्या होगी। ऑल्सो Fa इक्वल टू बी मीन्स b इज द इमेज ऑफ a। हमें मालूम है कि ये b जो है वो a का इमेज है, एंड a इज द प्री इमेज ऑफ b। सेट ऑफ ऑल इमेज इज रेंज, एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब समझिए रेंज मतलब क्या है, तो जो अपनी इमेजेस आती है, जो इमेजेस आती है उनका जो सेट है वो अपना रेंज है, वो हमने देखा है। देखो ये अगर एग्जांपल, इसको अगर मैं फंक्शन कह दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना, ये कॉन्सेप्ट को समझना, इसके बेस पे थोड़े एग्जांपल भी आएंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में मेरा डोमेन जो है वो ए है, डोमेन मेरा है, ये अगर मैं इसको लिखूं डोमेन यहाँ पे, तो डोमेन मेरा है ओनली एक्स एंड वाई। समझना कोडोमेन, जो डोमेन एंड कोडोमेन तो क्या होता है कि वो क्वेश्चन में ही दे देते हैं। तो कोडोमेन मेरा है 1 एंड 2, वो तो क्वेश्चन में ही मालूम पड़ता है। लेकिन रेंज है ना, तो उसके लिए मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? मुझे इमेजेस लानी पड़ेगी। तो मेरी इमेजेस क्या है? तो x की इमेज 2 है और y की भी 2 है, तो एक ही इमेज है, तो रेंज मेरी 2 है। मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। सबसेट मतलब अगर कोई एक सेट के हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में आते हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, ठीक है। यूजुअली फंक्शंस आर नेम्ड एज एफ जी एच, ठीक है। एग्जाम्पल, मुझे इसका आंसर चाहिए। देखो ए में ABCD है, बी में 1 2 3 4 है। एक यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ए 2 के साथ एसोसिएट हुआ, बी 1 के साथ एसोसिएट हुआ, डी 3 के साथ हुआ। मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या एफ फंक्शन है? वेरी गुड, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? वाई? यस, सी एसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब हियर सी हैज नो इमेज इन बी, सी की कोई इमेज नहीं है। एफ इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज सी इन ए हैज नो इमेज इन बी। ए वाला कैपिटल ए के अंदर जो सी है उसकी बी में कोई इमेज नहीं है। वेरी गुड। ये दूसरा एग्जांपल है, कैपिटल ए एक्स वाई जेड, कैपिटल बी पी क्यू आर एस। मैंने यहाँ पे एक जी करके कुछ मतलब डिफाइन किया, एसोसिएशन, ठीक है। वो फंक्शन है कि नहीं है वो बात की बात है।
एक्स पी के साथ जा रहा है, वाई क्यू एंड एस के साथ जा रहा है और जेड आर के साथ जा रहा है। क्या जी फंक्शन है? कई बच्चे यस बोल रहे हैं, कई बच्चे नो बोल रहे हैं। जो बच्चे नो बोल रहे हैं ना वो राइट है। वाई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाई जो है ना उसका क्यू एंड एस दोनों के साथ एसोसिएट है। वाई हैज टू इमेजेस इन बी। कौन सी टू इमेजेस है? कि वाई की एक इमेज क्यू है और एक इमेज एस है। जी इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट वाई इन ए हैज टू कनेक्शंस, टू इमेजेस क्यू कॉमा एस इन बी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये मेरा एक एसोसिएशन है। ए वाई के साथ जुड़ रहा है, सी बी वाई के साथ जुड़ रहा है, बी एक्स के साथ जुड़ रहा है। क्या ये फंक्शन है? यस, यस, इट इज अ फंक्शन। एफ इज अ फंक्शन, उसका डोमेन एबीसी है, ठीक है, और को डोमेन एक्स वाई जेड है। कोई बता सकता है इसकी रेंज क्या है? वेरी गुड। रेंज मतलब देन व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ? तो रेंज मतलब ओनली इमेजेस। आप अपना ऑडियो म्यूट कर देना जो भी हो, ठीक है। रेंज मतलब ओनली इमेजेस एक्स कॉमा वाई, मतलब रेंज आएगी सिर्फ इमेजेस। जेड तो इमेज ही नहीं है, जेड किसी के साथ एसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो ओनली इमेजेस। दस रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखिए रेंज जो है वो एक्स कॉमा वाई है, कोडोमेन जो है वो एक्स वाई जेड है, तो रेंज पूरा कोडोमेन के अंदर आ रहा है। मतलब रेंज है मेरी इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। सबसेट में इक्वल टू भी वर्ड आ जाता है, मतलब कई लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि रेंज की रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है सबसेट और इक्वल टू, और ये जो ऐसा लिखा है तो वो सबसेट है। सबसेट में इक्वल टू आ जाता है, इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। ये दोनों सिंबल सही है। चलिए एक और एग्जांपल। वापस डोमेन एंड कोडोमेन। ये मैंने एक एसोसिएशन डिफाइन किया। क्या एच फंक्शन है? यस, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन उसका है, ये डोमेन हुआ 1 2 3 4, ये को डोमेन है। कोई बता सकता है रेंज क्या है इसका? ABCD, वेरी गुड, ABCD। रेंज ऑफ एच इज इक्वल टू ABCD, और ये केस में रेंज एंड को डोमेन सेम आया, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू को डोमेन हुआ ये एग्जांपल में, ठीक है, वेरी गुड। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यस। सबसेट मतलब अगर कोई एक सेट है, समझो मेरा सेट इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है, और दूसरा सेट है मेरा 1 2 3 4, ठीक है, और सपोज तीसरा सेट मेरा है एक्स वाई जेड। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के हर एक एलिमेंट बी में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट ए में भी आ रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के हर एक एलिमेंट ए में नहीं आ रहा है, बी का 4 ए में नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी ऑल्सो, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट सी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं डी इक्वल टू ले रहा हूं 1 2 x, तो ए का हर एक एलिमेंट डी में नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ डी, डी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसेट मतलब कोई एक सेट का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहा है तो उसको सबसेट कहते हैं। पहला सेट इज सबसेट ऑफ दूसरा सेट। सबसेट में इक्वल टू साइन आ जाता है, देख जैसे ये लिखा ए सबसेट ऑफ ए, तो हमें तो मालूम है कि ए इक्वल टू ए, क्योंकि ए और ए तो दोनों इक्वल है, तो इक्वल को भी सबसेट कह सकते हो, ओके। तो ये अपना सबसेट का कॉन्सेप्ट हुआ। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन।
लेट एफ ए टू बी अ फंक्शन सच दैट एफ ए इक्वल टू बी, फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं एफ ए इक्वल टू बी। अगर यहाँ पे मेरा डोमेन ए है और को डोमेन मेरा बी है और ये मेरा फंक्शन डिफाइन है और यहाँ पे एक्स वाई जेड है और यहाँ पे सपोज 1 2 3 है सपोज, तो अभी मैं लिखूंगा तो एफ ए इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू एक्स लिखूंगा, एक्स का 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है तो बी इक्वल टू 2 लूंगा, मतलब ए एंड बी तो वेरिएबल है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए जो है वो कैपिटल ए का मेंबर होता है और बी जो है वो कैपिटल बी का मेंबर होता है, ठीक है। देन ए कॉमा बी वेर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड एफ ए इक्वल टू बी प्लॉटेड इन एक्स वाई प्लेन गिव्स ग्राफ ऑफ एफ। मतलब ये जो ए कॉमा बी बनता है मेरा, सपोज यहाँ पे जो दो नंबर होंगे तो मेरे मतलब यहाँ पे समझो कि एक्स वाई की जगह पे समझो यहाँ पे 4 and 5 है, ठीक है। तो 4 मेरा 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है और समझो 5 मेरा 1 के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो अब ये मेरा कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और इनको अगर मैं एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला, ठीक है, इनमें अगर मैं प्लॉट करूंगा और उनको ज्वाइन करूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, ग्राफ ऑफ एफ। समझते हैं इसको? If the graph of fx equal to y plotted in xy plane is such that a line parallel to y axis cuts the graph in more than one point, then fx equal to y is not a function। चलो ये कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्व ग्राफ, देखिए ये जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, ये जो रेड लाइन है, और ये मेरा मतलब एक कर्व है और ये कर्व को मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये मेरा कर्व जो है ना, ये कर्व फंक्शन नहीं है। y इक्वल टू एफ एक्स ऑन इन अबो ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। y कोई कह सकता है क्यों नहीं है? एनीवन? हाँ, तो उससे क्या होगा अगर वो मोर देन 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो? वेरी गुड। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, सपोज ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो सपोज मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ 5,0, कोई भी मैं ले सकता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है, 5 ले लिया मैंने, कोई 2,0 ले सकता है, लेकिन 0 होना जरूरी है क्योंकि वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इसको 5,1 कह दूँ, ये पॉइंट है इसको मैं 5,2 कह दूँ, और ये वाला पॉइंट मेरा 5,3 है सपोज, ठीक है। तो अगर ये मुझे एफ को अगर मुझे लिखना है ऐसे, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है क्योंकि ये तो ग्राफ है, तो ग्राफ पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो मतलब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन उनमें 3 पॉइंट 5,1 भी है, 5,2 भी है और 5,3 भी है, और उसके बाद भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। मेरा ग्राफ यहाँ पे मेरा कर्ली ब्रैकेट हुआ। तो अगर इसको मैं ऐसे मतलब लिखूँ ए एंड बी करके, और यहाँ पे मैं मतलब एक एसोसिएशन बनाओ, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एसोसिएशन, फंक्शन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब 5 वाला नंबर है, वो 5,1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 1 2 3 है, तो 5 1 के साथ भी जुड़ रहा है एसोसिएशन, 5 का एसोसिएशन 2 के साथ भी हो रहा है और 5 का एसोसिएशन 3 के साथ भी हो रहा है। मतलब ये हो गया कि 5 की इमेजेस एक से ज़्यादा है, 5 1 के साथ भी है, 5 2 के साथ भी और 5 3 के साथ भी है, मतलब इसका इमेजेस एक से ज़्यादा है, इसीलिए इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये जो लिखा है नॉट अ फंक्शन, वो इसीलिए लिखा है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊँ, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि एक्चुअली मेरा डोमेन जो है वो तो समझो यहाँ पे मेरा 10 है, समझो ये तो एक एग्जांपल है, और ये मेरा -1 है सपोज इसके ऊपर, तो मेरा डोमेन हो गया -1 to 10। तो -1 to 10 में मैं जितनी भी वर्टिकल लाइन बनाऊंगा एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। मतलब ये हो गया कि इमेज एक ही आएगी सामने, कि सपोज यहाँ पे 8 है तो 8 की इमेज एक ही आएगी, सपोज 7 आया तो 8 7 के साथ ही जुड़ेगा, अब 7 के साथ दूसरा कोई नहीं, ठीक है। अब 9 तो 3 4 या 1, तो मतलब ऐसे हर एक की एक ही इमेज आएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, समझो इसका, समझो ये 8 है और समझो यहाँ पे कोई समझो 1 है, तो 8 की इमेज 3 आई और 1 की इमेज भी 3 आई, तो ये कोई इश्यू नहीं है। क्यों इश्यू नहीं है? ये तो ये हो गया कि भाई 1 and 3, तो सॉरी 1 and 8, 1 की इमेज भी 3 आई, 8 की इमेज भी 3 आई, तो ये तो फंक्शन है, उससे हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बी में क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई रह जाना नहीं चाहिए और किसी की 2 इमेज नहीं आनी चाहिए,
तो वो अपना हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर कोई कर्व फंक्शन का ग्राफ है तो एनी पैरेलल लाइन टू y एक्सिस cut the graph in at least one point। देखो मैंने एटलीस्ट वर्ड लिखा, एटलीस्ट वन पॉइंट। एटलीस्ट क्यों लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं भी डोमेन वर्ड यूज नहीं किया। डोमेन कहता तो मतलब क्या करना पड़ता, -1 to 10। तो -1 to 10 के अंदर जितनी वर्टिकल लाइन है वो तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन मैंने लिखा एनी पैरेलल लाइन। एनी मतलब यहाँ पे भी आ सकती है ना, तो वो तो ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो मतलब ये हमें समझना है, वो तो ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं करनी। मतलब एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, 1 और लेस देन 1। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन थ्रू रिलेशन। फंक्शन की डेफिनेशन है रिलेशन के थ्रू। बिफोर गोइंग टू द रिलेशन वी हैव टू नो सेट। हमें सेट को समझना पड़ेगा। सेट मतलब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई मुझे जो पसंद है ऐसा कोई बॉलीवुड स्टार, तो वो तो एक से ज़्यादा आंसर आएगा, क्योंकि मुझे पसंद है और आपको पसंद है, किसी और को पसंद है, तो वो तो आंसर मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। जिसका आंसर एग्जैक्ट आए ना उसको वेल डिफाइंड कहते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो वेल डिफाइन होगा, क्योंकि फर्स्ट 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का इंटीजर्स और वो भी फर्स्ट 4, तो 1 2 3 4 ही आएगा और कोई नहीं आएंगे। ठीक है, तो मतलब ये हमें समझना है कि भाई वो फिक्स है, वो सेट है, वेल डिफाइंड है। देखो ये हमें सीखना है स्टैंडर्ड सेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला आता है सेट सी। सी मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सेट ऑफ इमेजनरी नंबर्स, जिसको 2 + 3i 4 - 7 है, ये सब एग्जांपल्स है। वेर i = √-1, ये हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर करके जो अपना चैप्टर है उसमें। लेकिन अभी तो मतलब यह समझना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक इमेजनरी नंबर्स और एक आता है सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमें मालूम है, लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखे हुए हैं। सेट आर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेट टी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि इरेशनल नंबर्स को टी से इंडिकेट करते हैं, तो ये याद रखना है आपको। इरेशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट मालूम नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 का है तो एग्जैक्ट 2 आता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं मालूम, पॉइंट में जाएगा। पाई भी इरेशनल नंबर है। और ये स्मॉल ई जो आप लिमिट करके चैप्टर में सीखोगे, ठीक है, उसका डेफिनेशन भी सीखोगे, तो वो भी एक इरेशनल नंबर है। सेट क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब सेट आर के 2 पार्ट हुए, सेट टी एंड सेट क्यू। अब रेशनल मतलब क्या है, तो रेशनल सेट क्यू के वापस 2 पार्ट है, सेट ऑफ फ्रैक्शंस और दूसरा सेट जेड और सेट आई। कई लोगों को मालूम नहीं है, यहाँ पे 2 सिंबल है, जेड भी है और आई भी है, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। फ्रैक्शन मतलब 3/5 ±4 इंटीजर 1/2, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ, इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट दोनों है। ये सिर्फ फ्रैक्शन है, प्योरली फ्रैक्शन। प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये भी इरेशनल भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इमेजनरी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो सेट जेड इंटीजर्स मतलब इसको जेड से भी इंडिकेट करते हैं और आई से भी करते हैं, याद रखना ये चीज। अब ये सेट जेड जो है, यही मैंने यहाँ पे लिखा, उसके वापस 2 पार्ट होते हैं। एक आता है सेट जेड माइनस और सेट आई माइनस। माइनस देख के आप समझ जाओगे, क्योंकि ये इंटीजर्स है, तो जेड माइनस का मतलब हुआ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आई माइनस मतलब वो भी नेगेटिव, -1 -2 -3 इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स, नॉट पॉइंट वाले नंबर नहीं है। सेट डब्ल्यू मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये जो होल नंबर्स है वो मतलब क्या है, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक 0 होता है और एक होता है सेट एन और सेट जेड प्लस और सेट आई प्लस। देखो सेट जेड प्लस मतलब क्या है, तो जेड मतलब इंटीजर्स है, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, आई मतलब इंटीजर्स है, तो आई प्लस मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स। और यही पॉजिटिव इंटीजर्स को एन भी कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये आपको याद रखना है, एकदम बेसिक है। देखो आप जिसने पूछा था कि सर सबसेट का मतलब क्या है, तो उसको समझना है। डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू उसके 2 पार्ट है।
तो उसमें एक पार्ट n है, मतलब ये जो n जो है वो पूरा w के अंदर आता है, w के अंदर तो पूरा n भी आता है और 0 भी आता है। मतलब ये हो गया कि n का हर एक एलिमेंट सेट w में है, तो n इज अ सबसेट ऑफ w। सिमिलरली w किसके अंदर आता है, तो w आता है z के अंदर, i के अंदर, जो लिखना है लिखो। i के दो पार्ट है, उसमें से एक पार्ट w है, मतलब w पूरा i के अंदर आता है, मतलब w इज अ सबसेट ऑफ i, या z लिखो तो भी चलेगा। i जो है वो q के अंदर आया था, क्योंकि q के दो पार्ट है, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स, तो i जो है वो q के अंदर आया। q किसके अंदर आया, r के अंदर आया, क्योंकि r के दो पार्ट में q आया। और r किसके अंदर आया, c के अंदर आया, तो c के दो पार्ट में r आया। ठीक है, तो एक रिलेशन हो गया, n इज सबसेट ऑफ w इज सबसेट ऑफ i इज सबसेट ऑफ q इज सबसेट ऑफ r इज सबसेट ऑफ c। चलो, सबसेट जिसने पूछा था, और जिसको सबसेट का और भी मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। और ये हम 5 एग्जाम्पल भी देखेंगे, ABCD 1 2 3, AB 1 एंड नल सेट। देखो ABCD है मेरा, तो ABCD के अगर मुझे सबसेट बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो देखो सबसेट बनाना है तो वो आना चाहिए। कैसे बनाओगे, तो किसी का भी सबसेट, सबसेट मतलब ऐसा सेट, ऐसा कोई सेट जिसके हर एक एलिमेंट इसमें आ जाए, तो उसको कहते हैं सबसेट। तो पहला तो होता है ऑलवेज नल सेट, बिकॉज नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब वो तो नल सेट के हर एक एलिमेंट किसी भी सेट में आएंगे, क्योंकि नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं है। नल सेट मतलब द सेट विथ नो एलिमेंट्स। फिर आएंगे एक एक एलिमेंट वाले सेट, मतलब ओनली ए, सेट में लिखना है आपको सिर्फ ए, तो एक एक एलिमेंट वाला सेट, जिसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी। फिर दो दो वाले, मतलब ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, 6 हुए। फिर 3 3 वाले, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। और फिर 4 वाला तो खुद ही आएगा। मतलब टोटल सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बने। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है ये समझना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूछूंगा प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है। तो प्रॉपर सबसेट मतलब सबसेट ही होता है, लेकिन प्रॉपर मतलब वर्ड कब यूज करते हैं, कि जब खुद ना आए। मतलब क्या है, ये सब आएंगे, ये 4 एलिमेंट वाला सेट नहीं आएगा। देखिए नल सेट भी आया, एक एक एलिमेंट वाले भी आए, 2 2 वाले भी आए, 3 3 वाले भी आए, 4 वाला नहीं आएगा। मतलब क्या, कौन सा नहीं आएगा, तो खुद नहीं आएगा। जो सेट है जिसका हम सबसेट फाइंड कर रहे हैं वो खुद नहीं आएगा, बाकी के सब आएंगे, तो उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। पावर सेट मतलब क्या है, तो पावर सेट मतलब उसका डेफिनेशन है, पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। खुद के सारे सबसेट को अगर मैं सेट नोटेशन में लिख दूं, देखो यहां पे मैंने सेट नोटेशन किया है, सारे सबसेट लिख रहा हूं, आ गया। नल सेट से लेके 4 एलिमेंट वाले, मतलब सब एलिमेंट, सब सबसेट आ गए, लेकिन वो सारे सबसेट को मैंने ये सेट नोटेशन में लिखा, तो वो बन जाएगा पावर सेट। पावर सेट इज इटसेल्फ अ सेट विच कंटेन्स ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमने काउंट किया, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, यहाँ पे 16 थे, तो मतलब 2/4। ये 2/4 मतलब हमें एक फॉर्मूला दे रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो मेरे टोटल सबसेट 2/4 आएंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट 2/n आएंगे। चलिए अब ये 1 2 3 देखते हैं। सबसेट पहले आएगा नल सेट, फिर एक एक एलिमेंट वाला, तो 1 2 3, फिर 2 2 वाले, 1 2 1 3 2 3, और फिर 3 वाला 1 2 3। आप में से कोई बताएगा प्रॉपर सबसेट में क्या आएगा यहाँ पे, या क्या कौन सा नहीं आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। 1 2 3 के अलावा सब आएंगे, मतलब 7 एलिमेंट, 7 सबसेट आएंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 थे यहाँ पे 7 ही आए, वो 1 2 3 वाला नहीं आया। पावर सेट में क्या करना है, तो ये सब लिखने हैं, फिर ये 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 सब लिखना है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट्स आए, 8 सबसेट आए, 8 मतलब 2/3, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, तो 2/3 मतलब इन शॉर्ट 2/n अपनी फॉर्मूला है।
अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, तो अपना पहला सेट आएगा नल सेट जो सबसेट होगा, फिर एक एक एलिमेंट वाले ए एंड बी, और फिर डबल एलिमेंट वाले ए बी। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में आपको मालूम है कौन सा नहीं आएगा, ए बी वाला नहीं आएगा, तो मतलब ये तीन ही आएंगे, तो फाइव ए एंड बी। पावर सेट में ये चारों आएंगे, लेकिन चारों के ऊपर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, कर्ली ब्रैकेट मतलब ऐसे सेट नोटेशन। ठीक है, और टोटल सबसेट कितने है, तो चार ही है, मतलब 2 स्क्वायर, क्योंकि दो एलिमेंट है तो वो 2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा। अब इसमें एक एलिमेंट है, तो इसमें पहला बनेगा नल सेट, और फिर एक एलिमेंट वाला मतलब खुद ही बन गया। प्रॉपर सबसेट कौन सा आएगा बोलिए, ओनली नल सेट। वेरी गुड, ओनली नल सेट। पावर सेट में तो दोनों आएंगे, लेकिन वो दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, और टोटल सबसेट 2 है, तो 2:1, एक ही एलिमेंट है मतलब 2:1। अब देखिए ये नल सेट, उसका सबसेट तो खुद एक ही। ठीक है, बोलिए प्रॉपर सबसेट क्या आएगा इसमें, वेरी गुड, नो प्रॉपर सबसेट, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट ये पावर सेट बनेगा और अपना 1 सबसेट बना, क्योंकि यहाँ पे 0 एलिमेंट थे इसलिए 2:0 आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। बिफोर गोइंग टू द रिलेशन वी हैव टू नो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हमें समझना है। देखो ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सेट a, b where a belongs to a, b belongs to b is called Cartesian product of a and b. ठीक है, it is denoted by a cross b. a cross b equal to a, b where a belongs to a, b belongs to a. देखो हमें इसको समझना है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर मैं a इक्वल टू 1 2 3 ले लूं और b इक्वल टू ए बी ले लूं, तो a क्रॉस b का मतलब क्या होगा, तो a क्रॉस b का मतलब ये होता है कि मेरा पहला 1 जो है ना वो a एंड b दोनों के साथ एसोसिएट होके एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, ऐसे 1, a 1, b। ठीक है, तो एक ऐसी ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखिए 1, a 1, b। अब मेरी 1 की तो दोनों पेयर बन गई a एंड b के साथ, मतलब डोमेन की को डोमेन के साथ जितनी पेयर बने वो सब बनानी है। डोमेन पहला होना चाहिए, को डोमेन बाद में होना चाहिए। पहला वाला सेट पहला होना चाहिए, दूसरा वाला सेट बाद में होना चाहिए। तो 1a 1b। अब बारी आती है 2 की, तो 2 जुड़ेगा a एंड b के साथ, तो वो बनेगा 2a 2b। अब बारी आती है 3 की, 3 जुड़ेगा a एंड b के साथ, तो 3a 3b। बस इतना ही बने, तो ये मेरा बन गया a क्रॉस b। अब इसमें एक बात समझिए, na मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, तो वो कितने थे 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b वो कितने थे 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने आए, तो वो आए, ये 1a पूरा 1 है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, टोटल 6 आया। मतलब एक फॉर्मूला अपनी बनी, n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू na इंटू एन बी। मतलब a में कितने एलिमेंट है, b में कितने हैं, अगर मुझे सिर्फ a क्रॉस b के एलिमेंट ही फाइंड करने हैं तो डायरेक्ट na इंटू एन बी कर दो, तो मुझे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिलेशन। f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, देन f इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम a टू b। अगर वो a क्रॉस b का सबसेट है तो वो रिलेशन है। अब इसको समझते हैं, ये सेंटेंस को। रिलेशन मतलब एसोसिएशन बिटवीन 2 सेट्स, 2 सेट के बीच का एसोसिएशन। मैं 2 सेट कंसीडर कर रहा हूं, लेट a इक्वल टू a, b एंड b इक्वल टू 1, 2। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछूंगा। देखिए ये मेरा सेट a है और ये मेरा सेट b है, इनके बीच में मुझे रिलेशन लाना है। रिलेशन, आई एम नॉट टेलिंग फंक्शन, रिलेशन की बात कर रहा हूं। तो रिलेशन में ऐसा भी ला सकता हूं कि मुझे किसी के साथ जुड़ना ही नहीं है, नहीं a को 1 2 के साथ जोड़ना है, नहीं b को 1 2 के साथ जोड़ना है। मतलब ये मेरा रिलेशन कैसा हुआ, नल रिलेशन। फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वरना ये तो फंक्शन है ही नहीं। अगर ऐसा है कोई किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है, हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। अब देखो ये a को मैंने 1 के साथ जुड़ा, तो मतलब ये रिलेशन हुआ, a इज एसोसिएटेड विथ 1। बस ओनली a ही 1 के साथ जुड़ा, b किसी के साथ नहीं जुड़ा। a 2 के साथ जुड़ा तो वो a2 रिलेशन हुआ, b 1 के साथ जुड़ा तो वो b1 हुआ, अब b2 हुआ। a1 a2 हुआ, a1 b1 लिखना कैसे है, देखिए समझिए, ये चीज को समझिए। a 1 के साथ जुड़ा तो a, 1 लिखना है, b 1 के साथ जुड़ा तो b, 1 लिखना है। a1 b2 ऑल आर रिलेशंस,
ऑल आर रिलेशंस A2B1। फंक्शन का कॉन्सेप्ट अभी हटा दीजिए दिमाग में से, ये भी रिलेशन है, ये भी ए रह गया फिर भी ए रिलेशन है, ये फिफ्थ वाले केस में, ठीक है। A2B2, ये B1B2, A1 A2B1, A1 A2B2, A1 B1 B2, A2 B1 B2। लिखना कैसे है, देखना कैसे है, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे A1 A2 B1 B2। यहाँ पे देखिए तो A12 दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, BB12 दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज कॉल्ड नल रिलेशन, ये यूनिवर्सल है। टोटल 16 बने, ये सब रिलेशन है, ये सब फंक्शन नहीं है, ये सब रिलेशन है। आप में से कोई बता पाएगा कि इनमें से कौन कौन से नंबर के रिलेशंस फंक्शन है? एनीवन? रिलेशन 16 है, फंक्शन तो सिर्फ बहुत कम है, ओनली 8, 9, ओके, 10 ऑल्सो, और अभी भी एक है 7, वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब ये 4 फंक्शंस है, 16 रिलेशंस है, लेकिन इसमें से 4 फंक्शंस है। देखो 13 रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है, अरे सॉरी फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, क्योंकि ए में से 2 एरो निकले, मतलब ए की 2 इमेज आई, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। 6 फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बी रह गया, वो फंक्शन नहीं है। मतलब 16 रिलेशन है, 4 फंक्शन है। हमें तो रिलेशन की बात समझनी है। रिलेशन मतलब एसोसिएशन बिटवीन 2 सेट्स, A इक्वल टू AB और B इक्वल टू 1 2 हमने लिया था। तो रिलेशन फ्रॉम A टू B इज डिनोटेड बाय RA टू B, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 16, जो हमारे अभी आए, ठीक है। वेर हमारा पहला आया था नल सेट, दूसरा हमारा A1, फिर A2, फिर B1 B2, ओनली ये सब एक एक एलिमेंट, A1 मतलब एक पूरा एक, ये A2 ये B1 ये B2। अब दो वाले, तो A1 A2, फिर आया था अपना A1 B1, फिर आया था A1 B2, फिर आया था A2 B1, A2 B2, B1 B2। रिलेशन को एक्चुअली R से इंडिकेट करते हैं। अब मेरा पहला रिलेशन है तो R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे लिखा है। अपने टोटल 16 रिलेशन आए थे, फिर 3 वाले, ठीक है, और फिर 4 वाला ये जो हमने इसको कहा था यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमारा रिलेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब बात करते हैं सबसेट्स की। देखो A इक्वल टू A कॉमा B, B इक्वल टू 1 कॉमा 2, तो A क्रॉस B होता है अपना AB क्रॉस 1 2, मतलब A1 A2 B1 B2। हमें अब इसके सबसेट निकालने हैं, A क्रॉस B के सबसेट निकालने हैं। तो सबसेट क्या आएंगे, तो देखो पहला सबसेट आता है ऑलवेज नल सेट, फिर आता है एक एक एलिमेंट वाला, मतलब ओनली A1। ओनली A1 मतलब ऐसे नहीं लिखना है A1 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लिखना है, तब वो सेट बनेगा। सबसेट, सबसेट में सेट वर्ड आता है, ठीक है। तो मेरा बनेगा एक एक एलिमेंट वाला, मतलब A1 फिर A2 फिर B1 फिर B2, ये सब एक एक एलिमेंट वाले। फिर दो एलिमेंट वाले, A1 A2, फिर A1 B1, फिर A1 B2, फिर A2 B1 A2 B2 B1 B2। फिर बनेंगे 3 एलिमेंट्स वाले, A1 A2 B1, A1 A2 B2, A1 B1 B2, A2 B1 B2, ठीक है। अब बनेगा 4 एलिमेंट वाला खुद, ठीक है। तो आप अगर इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, तो मैंने A क्रॉस B के जो सबसेट निकाले, A क्रॉस B के सबसेट निकाले, वही मेरे रिलेशन थे। देखो पहला मेरा रिलेशन कौन सा था, 5, ये वाला सबसेट। फिर मेरा था A1 रिलेशन में R2 में A1 था, A2 था, B1 था, B2 था, तो ये रहे ओनली A1 ओनली A2 ओनली B1 ओनली B2, तो ये 4 आ गए अपने, ठीक है। फिर दो वाले थे A1 A2, तो ये रहा A1 A2, ठीक है। A1 B1, तो ये रहा A1 B1, A1 B2, तो ये रहा A1 B2, ठीक है। फिर A2 B1 जो अपना रिलेशन था, वो ये रहा A2 B1, फिर A2 B2, तो ये रहा A2 B2, फिर था B1 B2, ये रहा B1 B2। फिर 3 एलिमेंट्स वाले A1 A2 B1, तो ये रहा A1 A2 B1, ये है A1 A2 B2, तो ये रहा A1 A2 B2, ये है A1 B1 B2,
तो ये है A1 B1 B2, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। A2 B1 B2, तो ये है A2 B1 B2, और ये है A1 A2 B1 B2, तो ये रहा A1 A2 B1 B2। मतलब ये हो गया कि भाई हमारे टोटल रिलेशंस जो आए थे वो 16 थे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी 16 है, और वही है सेम। तो इसके ऊपर से अपना एक मेन कंक्लूजन आता है कि हम अगर A टू B जो अगर मैं रिलेशंस बनाता हूं, A टू B के रिलेशंस बनाता हूं, इज इक्वल टू सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। चलिए नोट, वी नो दैट इफ A हैज n एलिमेंट्स दैट इज Na इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है, और n ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू Na इंटू NB, ये हमें मालूम है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब अगर मुझे A टू B के रिलेशंस निकालने हैं तो इज इक्वल टू सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, जो हमने अभी देखा इससे आगे वाली स्लाइड में। A टू B के जो रिलेशंस है, रिलेशंस वही A क्रॉस B के सबसेट्स है, वही होते हैं जो इस तरफ थे वही सेम इस तरफ थे। ठीक है, मतलब ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A क्रॉस B बराबर, अगर मुझे A टू B के टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं तो इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला बनेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि दोनों सेम है, रिलेशन एंड सबसेट्स सेम है। रिलेशन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू सबसेट्स फ्रॉम A क्रॉस B। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B क्या आएंगे? तो मुझे मालूम है अगर A में n एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर A में n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्या आते हैं? 2n, मतलब एक्चुअली क्या होता है तो 2na होता है। अगर मुझे A के सबसेट निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो क्या आता है 2na। मुझे A क्रॉस B के सबसेट निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो आएंगे 2n ऑफ A क्रॉस B। और n ऑफ A क्रॉस B मतलब फॉर्मूला क्या है तो 2na इंटू NB, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपनी क्या बनी? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो उसकी फॉर्मूला बनी 2na इंटू NB। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसके बेस पे बहुत सारे सम्स आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग उसके आगे वाला पोर्शन सीखेंगे। थैंक यू।